तो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन अपनी जगह तो हावी है ही, और इसमें अब देखना पड़ेगा कि कुछ वीकेंड पे कोई डेवलपमेंट ना हो जाए, इसलिए ट्रेडर्स जो है वो सतर्क रहेंगे। और 2 हफ्ते का तो अब इस समय पता लग ही गया कि 2 हफ्ते में फैसला ले लेंगे, व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट्स दे दिए। तो इसका भी असर पड़ेगा। पर सर ये डोनाल्ड ट्रंप क्या करना चाहते हैं, पहले तो ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा, ये तो कल ये एक दिन पहले खबर भी आई थी कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर को न्योता दिया, बड़े उनकी तारीफें कर दी हैं। और बोला है कि आई एम ऑनर्ड टू मीट हिम, ऐसे बोल दिया। पाकिस्तान के एकदम से उनको पता नहीं क्या, उनके रिश्ते और स्ट्रांग एकदम से अचानक से हो गए, मोदी जी को भूल गए। और दूसरी चीज ये कि कोई ऐसा करता है क्या सर, जिसमें जैसे तिजोरी की चाबी जिसको दो अपनी कंट्री की, उसी को स्टूपिड बोल दो, मूर्ख बोल दो। मतलब इतना ज्यादा तनाव के बीच में आप अपने ही सेंट्रल बैंक के चेयरमैन को बोल रहे हो मूर्ख। ये करना क्या चाहते हैं? ये देखिए, मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग में और दिल में क्या है ये कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ और कहते हैं। और पॉवेल साहब के साथ तो उनकी जमती नहीं है। इस बार भी पॉवेल साहब ने क्लियरली कहा कि इन्फ्लेशन अभी भी एलिवेटेड है, क्रूड प्राइस बढ़ सकते हैं। तो उनका नजरिया तो क्लियर है, वो जब तक डेटा बराबर नहीं आएंगे वो अपने व्यू पे अटल है। तो ये लड़ाई तो चलती रहेगी मेरे ख्याल से जब तक पॉवेल साहब गवर्नर बनेंगे। बट एक बात तो क्लियर है कि जो पाकिस्तान की मीटिंग की बात कर रहे थे रजत, वो तो क्लियरली उन्होंने कहा है कि वो ईरान को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं और इसीलिए उनके साथ उन्होंने मुलाकात की। अभी देखिए इसका मतलब क्या होता है वो कहना मुश्किल है। लेकिन आज तक कोई डिफेंस चीफ को यूएस प्रेसिडेंट ने मीटिंग के लिए बुलवाया नहीं था। मेरे ख्याल से ये अगर एजेंडा है तो बहुत सरप्राइजिंग लगता है। तो कहीं ना कहीं इनके व्यूज थोड़े से कॉन्ट्रडिक्टिंग है और मार्केट्स भी ये बात अच्छी तरह से जानती है। देखिए मार्केट्स भी ऐसे चीजों को सीरियसली नहीं लेती क्योंकि वो जानती है कि इसका मतलब और असर कुछ ज्यादा आने वाला नहीं है, क्योंकि कई दिनों में या हफ्तों में ये पूरा व्यू वो बदल भी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए सबसे बड़ा मसला ऐसा है कि इसराइल और ईरान का जो वॉर है, इसमें यूएस इंडिपेंडेंटली इनको सपोर्ट करने के लिए आता है कि नहीं। अगर आता है तो डेफिनेटली थोड़ा सा टेंशन और बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसराइल ने ईरान के काफी जगहों पे बमबारी की है, काफी नुकसान किया है। ईरान ने कहा है कि वो हो सकता है इवन न्यूक्लियर वेपन्स का यूसेज अभी कर सकते हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे टाइम पे मार्केट्स तो अनसर्टन रहेगा ही, क्योंकि जब तक क्लियरिटी आती नहीं है रजत, तब तक कोई भी निवेश का मूड में नहीं रहेगा। और ज्यादातर जो ट्रेडर्स है उनको मैं कहूंगा कि थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि मार्केट्स अगर 24,500 के नीचे फिसलता है यहाँ पे, तो बिकवाली का प्रेशर ज्यादा हो सकता है। हमने अभी तक वो लेवल छुआ नहीं है, बट बहुत पास में है। और ऊपरी लेवल तो अभी थोड़ा से टाइम के लिए मेरे ख्याल से आपको थोड़ा बैकफुट पे ही रहना पड़ेगा। अच्छा, अब इसी बीच में ना हम बहुत ज्यादा ट्रैक करना शुरू कर दिया अचानक से। ब्रेंट क्रूड ऑयल कल $79 प्रति बैरल पर टच कर गया सर। $79 तो किसी भी लिहाज से आरबीआई ने सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। अब आरबीआई ने तो घटा दिया ब्याज दरें 50 बेसिस पॉइंट्स इस बार रेपो रेट कट। उस पर सीआरआरबी जो वो खुले मैदान में आके बोल दिया कि पूरे साल में 1% कट करेंगे। मैं कल से यही सोच रहा था कि क्या रोल बैक कर लेंगे क्या, क्योंकि तब तो 64-65 डॉलर के आसपास था क्रूड। ये 78-79 कहाँ पर आफत आ गई इंडिया के लिए। तो देखिए यही तो इकोनॉमिक रियलिटी है कि आरबीआई ने अपना काम कर दिया। लेकिन अभी क्रूड के प्राइसेस तो किसी के कंट्रोल में नहीं है, और जियोपॉलिटिकल वॉर्स तो रजत अभी ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोई भी कंट्री में कहीं ना कहीं वॉर होती रहती है। पहले रशिया उक्रेन का मसला था, अभी इसराइल ईरान का हो गया है। तो वॉर का जो डेवलपमेंट है वो अभी आजकल तेजी से हो रहा है, बहुत जल्दी वॉर होती है, लड़ाई में बमबारी होती है। तो ये फैक्टर किसी वे की भी कंट्रोल में नहीं है, तो हमको ये आरबीआई को गलत मानना नहीं चाहिए। उन्होंने अपना काम अच्छी तरह से किया है। हाँ, क्रूड $79 पे डेफिनेटली महंगा हो जाएगा इंडिया के लिए। और कहीं ना कहीं देखिए रुपया भी थोड़ा सा वीक हो चुका है, तो हमारे लिए दोनों तरफा एक थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अप्रैल टू जून के क्वार्टर में जो लोगों ने बहुत अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्ट किया था, स्पेसिफिकली जो क्रूड रिलेटेड कंपनियां हैं, या मान के चलिए जो रॉ मटेरियल क्रूड का डेरिवेटिव लेते हैं, इनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी और इन्फ्लेशन हमारे यहाँ पे भी थोड़ा बहुत उछल सकता है। तो आई थिंक नेक्स्ट 2-3 महीने बहुत क्रूशियल रहेंगे। क्रूड का प्राइस नीचे आना बहुत जरूरी है। अगर ये 79 का 85 या $90 हो गया तो दिक्कतें और बढ़ेगी। और ये डेफिनेटली डिपेंड करता है कि वॉर में क्या डायरेक्शन अभी आगे होता है। ओके, तो तभी से तो हम देख रहे हैं कि आरबीआई की पॉलिसी पे आ गए, उसके बाद भी बाजार ऐसे झटके मार मार के नीचे आया ना, तो आरबीआई की पॉलिसी रहेगी पीछे। अभी तो ईरान और इसराइल ही चल रहा है और कच्चा तेल चल रहा है। देखते हैं अब यहाँ पर क्या मूड क्रूड का रहता है। अगर क्रूड यहाँ से और ऊपर गया तो बाजार पे तनाव बनेगा। अच्छा, अब जो मुद्दे की बात वो ये कि सर निवेशक हो गए हैं परेशान।
पैसा बन नहीं रहा, जो लगाए मार्केट में तो मार्केट ना उसके बाद फिर वो उसे एब्जॉर्ब खुद ही कर लेती है। और स्टॉक्स चढ़ने शुरू हुए थे, अच्छे भले चढ़ने शुरू हुए थे, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक, इतना स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है। कल तो आप घूर घूर के स्क्रीन को देखते रहो, स्क्रीन में स्टॉक मतलब चल ही नहीं रहे थे, सिर्फ 516 स्टॉक चले एनएससी के। ऐसी बुरी हालत देखने को मिल रही थी। और मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में क्या करें? नहीं देखिए, जैसे मैंने कहा कि शॉर्ट टर्म में मार्केट्स में अनसर्टेनिटी है, लेकिन लॉन्गर टर्म में हमारा मानना है रजत कि अभी भी जो FY 26 का आउटलुक है वो पिछले साल के हिसाब से काफी अच्छा है। देखिए, पहली बात तो मानसून इस बार अच्छा है, टाइम से पहले आ गया है। और कल मैं पढ़ रहा था कि स्काईमेट ने कहा है कि बारिश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी काफी अच्छी तरह से हो रहा है। गुजरात में बारिश हो चुका है, अभी दिल्ली साइड नॉर्थ इंडिया में भी बारिश का आगमन आने वाला है। और दूसरी बात, अगर हम जीडीपी का ग्रोथ आंकड़ा देखें तो वो भी जो लेटेस्ट में अनाउंस किया है वो काफी अच्छा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्राइवेट कैपेक्स अभी गवर्नमेंट कैपेक्स से ज्यादा बढ़ गया है, तो इसका मतलब प्राइवेट कैपेक्स में भी लोग अभी नई कैपेसिटी नई फैक्ट्रियों में पैसा लगा रहे हैं। और रूरल डिमांड जब आएगा तभी आपको शायद अप्रैल टू जून या जुलाई टू सितंबर में ये देखने को मिलेगा। प्लस गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर जो है वो पिछले साल जून और सितंबर में इलेक्शन का माहौल था, तो इस बार अप्रैल टू जून या मान के चलिए जुलाई टू सितंबर में गवर्नमेंट भी अच्छा पैसा खर्चेगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डेफिनेटली देयर इज अ रे ऑफ होप। और प्लस यूएस इंडिया की जो ट्रेड डील है वो ट्रम्प साहब ने तो कहा ही है कि बहुत जल्दी हम साइन अप करेंगे। तो फार्मा, उसके बाद ऑटो, उसके बाद आईटी, ये बहुत सारे जो बड़े सेक्टर्स है इनको एक राहत की सांस मिलेगी, क्योंकि क्लियरली एक डायरेक्शनल ओपिनियन मिलेगा कि आगे टैरिफ्स क्या रहेंगे। तो देखिए, पॉजिटिव्स तो है, लेकिन अभी सबसे बड़ा मसला वॉर का है। वॉर में हम कभी कह नहीं सकते कि आज बंद हो गई वॉर खत्म हो जाएगी या कल हो जाएगी। जैसे ही वॉर का थोड़ा भी सिग्नल मिलेगा कि वॉर खत्म होने वाला है, तो आप देखो मार्केट वही से लेवल से वापस भागेगा। तो शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली प्रॉब्लम है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो निवेशक कम से कम 12-15 महीने का व्यू लेके काम करते हैं उनको डेफिनेटली निश्चिंत रहना चाहिए। इंडिया मार्केट में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत बड़ा है। आपको ऐसे मौके इसलिए इस्तेमाल करने चाहिए क्योंकि आपको अपनी पसंद की कंपनी अपने भाव पे मिलेगी जब कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। ट्रेडर्स के लिए तो मार्केट बहुत खराब है ये, बट निवेशकों के लिए मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। बट हाँ, नजरिया आपको कम से कम 12, 15 या 18 महीना रखना है, क्योंकि तभी बड़ा पैसा आपका बनेगा। तो जार इस बात से चिंतित है कि वो आर्मी चीफ को बुला लिया ना पाकिस्तान के अपने यहाँ पर बैठक करने के लिए, चाहे वो ईरान अपनी मतलब से ही बुलाया हो, ईरान के ऊपर कुछ निकलवाना चाहते हो, कुछ अंदर से कुछ खुफिया जानकारी। लेकिन भारत के लिए टेंशन बढ़ गई भाई, भारत के लिए तो ये टेंशन बढ़ गई कि अब तो समझ में आ ही गया कि जब भी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो तो फिर तो वही वाला बात गिनवा देगा पाकिस्तान की, हम आपके समय आए थे जब आपने ईरान के ऊपर हमला किया था, तो अगर करने की योजना बना रहे थे तो आप हमसे तो सलाह ले रहे थे। तो ये ना मुद्दा कुछ अच्छा लगा नहीं। इस समय इंडिया के लिए कुछ अच्छी स्थितियां बन नहीं रही हैं, बस एक ट्रेड डील हो जाए बस वही अब सही। वो पता नहीं होगी कि नहीं, पहले इसराइल और ईरान का युद्ध ही 2 हफ्ते में, 2 हफ्ते में हमारी ट्रेड डील होनी थी। 2 हफ्ते बाद वो लगने थे टैरिफ, दुनिया भर में टैरिफ लगने हैं 2 हफ्ते बाद जुलाई में। और 2 ही हफ्ते में ये हो रहा है, ये इसराइल और ईरान का जो भी फैसला होना है युद्ध का, यूएस का। सर ये 2 हफ्ते तो बहुत ही भारी पड़ रहे हैं, सब कुछ 2-2 हफ्ते में ही हो रहा है। अगले 2 हफ्ते करना क्या चाहिए, शांत बैठ जाएंगे बिल्कुल ही? नहीं, जैसे मैंने कहा कि देखिए अभी भी काफी ऐसे सेक्टर्स है, जैसे इंडिया का कैपिटल गुड सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है। उसके बाद मैं कहूंगा कि ऑटोज में भी अभी थोड़ा ट्रैक्शन दिख रहा है, क्योंकि काफी अच्छे नंबर्स ऑटो कंपनीज ने डिक्लेयर किए हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए आपको डोमेस्टिक थीम्स पे ही प्ले करना है, और जहां पे भी आप बाइंग की बात करते हो और थोड़ा सा ज्यादा लंबा पोजिशनल व्यू रखिए। देखिए, बाजार में पैनिक तब आएगी तब जब तक 24,500 की लेवल हम तोड़ते नहीं है। जब तक ये लेवल टूटता नहीं है तब तक आप एक बात मान के चलिए कि हमारे इंडिया मार्केट्स में कोई बड़ा पैनिक सेल ऑफ नहीं आएगा। देखिए, अभी निवेशक और ट्रेडर्स भी बहुत स्मार्ट बने हैं, वो जानते हैं कि कोई पैनिक सेल ऑफ में माल निकालना नहीं है। वो वेट करते हैं कि अच्छी प्राइस पे अगर कोई स्टॉक मिलता है तो अच्छी एंट्री के मौके बनेंगे। तो मेरे ख्याल से देखिए, जो एकदम इंट्राडे के लिए ट्रेडर है या बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए जो ट्रेडिंग करते हैं उनको बाजार से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। बट जिनके पास पोजीशंस है, पकड़ने की ताकत है, उसके ऊपर बैठने की, होल्ड करने की, इनके लिए तो मौके अच्छे बने हैं। ऐसा नहीं कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं है। होटल स्टॉक्स है, हॉस्पिटैलिटी स्टॉक्स है, यहाँ पे तो डेफिनेटली ग्रोथ अच्छा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मौके हैं, लेकिन आपका टाइम फ्रेम और जो टेम्परामेंट है वो थोड़ा सा मीडियम टर्म होना चाहिए।